आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं मुबशिर ज़ैदी। आपको याद होगा कि लगभग 2 हफ़्ते पहले सिंध के ज़िला घोटकी की तहसील डहरकी में एक वाक़या हुआ। मुबैना तौर पे 2 हिंदू लड़कियाँ अगवा हुई, फिर पता चला कि जबरन तब्दीली मज़हब हुई और फिर पता चला कि तब्दीली मज़हब के बाद जबरी तौर पे शादी हुई। ये मामला जो है डहरकी से होता हुआ बहावलपुर की अदालत में पहुंचा, वहां से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया वहां की इंतज़ामिया को कि जब तक हम किसी फ़ैसले पे नहीं पहुंचते ये हुकूमत पाकिस्तान की मेहमान रहेंगी और इन्हें दारुल अवाम में इज़्ज़त व एहतराम से रखा जाए। आज समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की, तो उन्होंने चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सदारत में तो चीफ़ जस्टिस साहब ने एक 5 रुकनी कमीशन तश्कील दिया है जो इस बात का तयन करेगा कि आया इन बच्चियों को जबरन इनका मज़हब जबरन तब्दील करवाया गया है और ये कि निकाह के वक्त वो 18 बरस से कम उम्र की थीं या नहीं। कमीशन में इंसानी हुकूक़ की वज़ीर शीरी मज़ारी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन डॉक्टर मेहदी हसन, नेशनल कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन खावर मुमताज़ और सरकर्दा सहाफ़ी आई.ए. रहमान साहब भी शामिल हैं। इसके अलावा एक मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं वो भी इस कमीशन के मेंबर हैं। लड़कियों के वालिद की दरख्वास्त पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लड़कियों की उम्र के तयन के लिए एक मेडिकल बोर्ड की तश्कील का भी हुक्म दिया है। इस दौरान पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद यानी पिम्स ने दोनों लड़कियों के बोन टेस्ट यानी हड्डियों के टेस्ट की बुनियाद पे ये नतीजा अख़ज़ किया है कि शादी के वक्त ये दोनों लड़कियां कम उम्र नहीं थीं। मगर पिम्स की ये जो रिपोर्ट है इसको दोनों बच्चियों के जो अहले खाना हैं और PMLN के एक अक़लियती MNA डॉक्टर दर्शन लाल, उन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा है कि सिर्फ़ एक आज़ाद मेडिकल बोर्ड ही ये फ़ैसला करने का मजाज़ है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि उन्हें भी ये रिपोर्ट पिम्स की जो है मौसूल हुई है, मगर वो इसके रिज़ल्ट्स पे फ़िलहाल कोई राय नहीं देंगे, जबकि मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट अगली समाअत में अदालत के रूबरू पेश करेगा। आज अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सिंध के चीफ सेक्रेटरी के पेश ना होने पर भी ख़ासी खफगी का इजहार किया। हालांकि अदालत वफाक और सूबाई हुकूमत को पहले ही इस बाबत नोटिस जारी कर चुकी थी। अगली समाअत अब 11 अप्रैल को होना करार पाई है। मुबशिर ज़ैदी साहब, एक चीज़ का मैं इसमें इजाफा करना चाहूँ कि एक तो मेडिकल टेस्ट होगा उम्र को डिटर्मिन करने के लिए, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की भी दरख्वास्त दी गई है। हाँ, कि वो किसी ज़हनी दबाव के नीचे नहीं है, लेकिन उसके ऊपर फैसला हुआ या नहीं हुआ ये। तो मुबशिर, आपके पास क्या इनपुट है इस बारे में? जी वुसै साहब, आज जो हियरिंग हुई है मुझे लगता है कि अदालत जो है वो इस तय तक पहुंचना चाहती है जिसका इजहार चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने भी किया कि ये सारे वाक़यात जो हैं सिर्फ सक्खर डिवीज़न और ख़ुसूसन घोटकी में ही क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाक़ों में जबरी जो है मज़हब तब्दीली के ज़्यादातर वाक़यात घोटकी में ही क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर भी जो है अक़लियतें रहती हैं, मगर वहाँ ऐसे वाक़यात नहीं होते, तो बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये जो 2 बोर्ड्स बनाए हैं, डिफरेंट मैंडेट है। ज़ाहिर मेडिकल बोर्ड जो है वो पिम्स के सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल है, वो 11 अप्रैल तक बताएगा कि क्या तयन हुआ, और ये जो कमीशन है ये 4 हफ्ते में इस बात की सारी तहकीकात करके अदालत को बताएगा कि क्यों ऐसे वाक़यात बार बार हो रहे हैं। क्योंकि आज जब हुकूमत सिंध के नुमाइंदे ने अपनी रिपोर्ट भी पेश की तो अदालत ने उस पर कहा कि ये जो है हमें समझ नहीं आ रही कि आपने या वफाकी हुकूमत ने इस बारे में क्या किया है। उसमें सारे जो
अतर मिनल्ला साहब ने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि वहाँ देखें कि वहाँ किस तरह से अमली इक़दामात लिए गए इस सिर्फ चीज़ को, इम्प्रेशन को ज़ाइल करने के लिए, तासुर को ज़ाइल करने के लिए कि ये कोई एंटी इस्लामिक जो अटैक था। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हमारा दीन जो है वो तो अक़लियतों को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, फिर ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक केस का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी जिसको उन्होंने आज शॉर्ट ऑर्डर में रीप्रोड्यूस किया। आपको याद होगा 2013 में पेशावर में एक चर्च पर अटैक हुआ था जहां 127 मसीही हमारे जो बहन भाई और जो दूसरे दोस्त यार थे वो उसमें जहाँ बहक हुए थे। उसके साथ ही कैलाश कबीले के को भी धमकियाँ आपको याद होगा मिली थी कि आप जो है मज़हब की तब्दीली करें और ये आपका जो मज़हब है हमें कबूल नहीं। तो आज उन्होंने उसको रीप्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि देखिए वो उस वक्त अगर आप ये सारे का सारा जो अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था 2014 में और जिसमें उन्होंने प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए थे क्या करना था। उन्होंने कहा उस वक्त तो नहीं किए, तो हम दोबारा से इसको रिप्रोड्यूस करते हैं और हिदायत जारी करते हैं कि प्लीज़ इसको देख लें। उसमें 2-3 मोटी मोटी बातें हैं। उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत जो है वो मजहबी बर्दाश्त को फ़रोग़ देने के लिए हिकमत अमली बनाए और बताए कि वो हिकमत अमली क्या है। स्कूल और कॉलेजेस की सतह पर जो है मजहबी और माशरती रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए सिलेबस के अंदर ऐसा मवाद शामिल किया जाना चाहिए जिसमें बच्चों को बर्दाश्त, दोस्ती, अमन की तालीम दी जाए और ये बताया जाए कि दूसरे मज़ाहिब के साथ कैसे को एग्जिस्ट किया जाता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो नफ़रत अंगेज़ मवाद है उसको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और आपको हमें भी पता है कि फ़ौरन फतवे लगा दिए जाते हैं एक दूसरे के अक़ायद के ऊपर। तो उन्होंने कहा उसके लिए भी जो है अदालत उज़्मा ने तब भी हिदायत जारी की थी, हम उसको दोबारा कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई आप करें। फिर एक चीज़ उन्होंने कहा कि कौमी कौंसिल बराए अक़लियती हकूक़ बनाई जाए जिसमें, क्योंकि जो अक़लियतों को हमारे आइन और कानून में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है उनके हकूक़ को, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बहुत सी जगह ऐसा दिया गया है कि अक़लियतों को सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि वो कमज़ोर हैं या अक्सर जगह वो अगर गरीब हैं तो बहुत सी जगह ऐसा होता है उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो जाता है, उनको इलाका बदर कर दिया जाता है। फिर ये जबरी तौर पर जो शादियाँ होती हैं, मज़हब की तब्दीली होती है। फिर उन्होंने कहा कि एक स्पेशल पुलिस फ़ोर्स जो है वो तश्कील दी जाए जो अक़लियतों की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप ये देख लें और उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत इन चीज़ों के ऊपर गौर करेगी। अब यहाँ जहाँ तक रवीना और जो रीना का मामला है, हासिया और नादिया वो बन चुकी हैं इस्लाम कबूल करने के बाद, तो उसके बारे में भी उन्होंने ये कहा कि इनका, जैसे ज़रार ने बताया, कि इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाए और जिस क्राइसिस सेंटर में वो हैं वहाँ मेक श्योर किया जाए कि कोई उनसे ना मिले जब तक ये फ़ैसला नहीं हो जाता। तो ख़ासा लगता ही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है चाह रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि मुस्तक़बिल में, क्योंकि हमारे हिंदू बहन भाई अक्सर हम लोग जब वहाँ होते हैं तो वो ये शिकवा ज़रूर करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 9 उम्र लड़कियाँ ही इस्लाम कबूल करती हैं और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, बाकी जो लोग हैं मतलब उनके मर्द हजरात या अधेड़ उम्र औरतें या और दूसरे क्यों इस्लाम कबूल नहीं करते। अच्छा मुबशिर, ये जो आपने बताया कि चीफ जस्टिस ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं ज़ाहिर है कि बज़ाहिर अच्छी हैं, इनसे तो कोई इख्तलाफ कर ही नहीं सकता, लेकिन मसला ये है कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत निसाब को भी तब्दील करना था, उसमें भाईचारा वगैरह करना था। उसका हुआ ये कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम पे 5 साल में अमल दरामद तो क्या खैर क्या होता, उस पर एक और कमेटी जो है 2 हफ्ते पहले बना दी गई कि जी वो करेगी। तो ये तो इस तरह बेहतरीन हो गया। आज तक जो है निसाब की बात ही जो है वो ज़बानी जमा खर्च हुआ है, लेकिन जब भी निसाब में तब्दीली के लिए कोई ठोस तजवीज़ आती है तो एक शोर व गौगा बर्पा हो जाता है और फिर लोग पीछे हट जाते हैं। जहाँ तक कौमी कौंसिल बराए अक़लियती हुकूक़ की तजवीज़ का ताल्लुक़ है, इट्स अ ग्रेट प्रपोज़ल। और मुझे याद आया कि भारत में एक माइनॉरिटी कमीशन काम करता है और वो खासा बाइख्तियार है, खासा बाइख्तियार है।
खुसूसन सच्चर कमीशन रिपोर्ट आपने शायद सुनी हो, आज से कोई 15 साल पहले आई थी। मुसलमानों की जो समाजी, माशरती और इक़्तिसादी हालत है पिछले 70 साल में इंडिया में, उससे बेहतर कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट आज तक नहीं हुई। और वो माइनॉरिटी कमीशन ने जो है उन्हें कमीशन किया था कि आप सच्चर साहब को कि आप ये रिपोर्ट बनाएं, तो वो इस तरह का काम है, इस लेवल का काम है। वो दूसरी बात है कि समाज में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, लेकिन एक माइनॉरिटी कमीशन इफेक्टिवली वहाँ मौजूद है, तो यहाँ ज़ाहिर है पाकिस्तान में होना चाहिए। जहाँ तक ये है कि जी एक पुलिस फोर्स बनाई जाए जो अक़लियती इबादतगाहों की हिफाजत करे, तो भाई साहब सिर्फ गैर मुस्लिम अक़लियतें क्यों, जो मुसलमान अक़लियतें अपने आप को कहती हैं या बाकी जो इबादतगाह हैं, ये बाकायदा एक ऐसी पुलिस फोर्स बनाई जाए जो कि सिर्फ इबादतगाहों की, मुसलमान या गैर मुस्लिम सबके लिए मखसूस हो। लेकिन मसला ये है कि उस पुलिस फोर्स में जो लोग होंगे उनके भी तो कुछ ख्यालात होंगे, जाहिर है। अब देखें इसके लेकिन ये कि तजावीज़ जो दो इसमें से हैं ये नई लगी बिल्कुल। अच्छा नहीं, देखें ये इस बातें बिल्कुल सारी सही हैं और मैं इनसे एग्री करता हूँ। मुबशर, आपने एक बात की जिस पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि क्योंकि कमज़ोर होते हैं। अच्छा, असल माइनॉरिटी होने का मतलब है कि आप कमज़ोर हैं, ठीक है। मैं इसको यकीनन इसमें एक मजहबी पहलू भी है, ठीक है। कुछ लोग बिल्कुल समझते हैं कि जी हम अपनी जन्नत पक्की कर रहे हैं इनकी मज़हब तब्दील करके, अगर जवाब कमा रहे हैं, अगर जबरी तौर पर कर रहे हैं तो जाहिर है कि ये गलत है। मेरी नज़र में शायद ये एक माइनर इशू है। मेरी नज़र में जो बड़ा इशू ये है कि यार डाका किस घर पे पड़ता है? सिर्फ उस घर पे नहीं जिस पे बहुत ज़्यादा दौलत हो, लेकिन वहाँ आप डाका मारेंगे आपको पता है कि यहाँ पर कोई पहरा देने वाला नहीं है। या अगर मैंने यहाँ पे डाका मारा तो ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? बेसिक प्रॉब्लम इज बिटवीन द वीक एंड द पावरफुल। तो जहाँ आप देखते हैं कि एक अक़लियत है तो वो वैसे ही माइनॉरिटी है, वैसे ही उनकी आवाज़ नहीं है, ऊपर से गरीब हैं, ऊपर से अनपढ़ हैं, यहाँ पर आप बड़ी आसानी से दूसरे कवानीन भी उनका साथ नहीं देते। कवानीन तो है ही नहीं ना जी, और कवानीन होते तो साथ की बात होती। जैसे अगर इस केस की भी हम बात करें तो मेन इसमें फोकस क्या है? जबरी मजहब की तब्दीली के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते ना, उसका तो कानून ही नहीं है। सारा दारोमदार है उम्र पर। आपको याद होगा कि जब हम कोयटा गए थे, हज़ारा बरादरी से हमारी बात हुई थी, तो एक बड़ा मज़ेदार पहलू उन्होंने बताया था जो हमारी शायद हमने नहीं सोचा था। उसने कहा कि यार आप ये भी तो देखें कि किन लोगों ने फ़ायदा उठाया, ये जो यहाँ से लोग भागे हैं और अपनी कीमती ज़मीन कौड़ियों के मोल बेची है, उन पर भी आप नजर इट्स इकोनॉमी स्टूपिड यार, इट इज़ एवरीथिंग ना, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। लेकिन ज़रा मसला ये है कि देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा साहिब हैसियत है वो तो जाहिर है अपने लिए गार्ड्स भी रख लेता है। वो सच ने बात की जो इस्लाम के अंदर जो हाँ, तो वो तो गार्ड्स रख लेता है। अब पुलिस जो आपकी अगर नॉर्मल पुलिस ही सही तरह काम नहीं कर रही तो अक़लियती इबादत गाहों को जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाली पुलिस है। बहरहाल चीफ जस्टिस ने एक दफ़ा फिर रियासत को याद दिलाया है कि आप भूल गए हैं, कम अज़ कम ये 4-5 चीज़ें जो हैं करें तो हमें इस तरह लेना चाहिए। ज़ाहिर है वो फैसला ही दे सकते हैं, क़ुव्वत नाफ़ज़ा तो रियासती के पास, दूसरे इदारों के पास ही है। तो उस लिहाज से ये एक खुशाइंद बात है। वक्फ़ा लेते हैं और इंसानी हुकूक़ का एक और मसला जो है वो वक्फ़े के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। इंसानी हुकूक़ के जो सरकर्दा कारकुनान पाकिस्तान में उनमें फ़रज़ाना बारी भी शामिल हैं। कल सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक़ ने उन्हें बुलाया ताकि कोहिस्तान का जो वीडियो केस है उसके बारे में उनके ख़यालात जाने जाएं। आपको शायद याद हो कि 2011 में एक वीडियो मंजर आम पे आया था कोहिस्तान के इलाके का, जिसमें एक शादी थी जिसमें कुछ लड़कियां जो हैं वो गा रही थीं और 2 लड़के उसमें नाच रहे थे। बाद में पता चला कि जिरगे के फ़ैसले के मुताबिक चूँकि ये बेगैरती थी तो उन लड़कियों को और उन दोनों लड़कों को कत्ल कर दिया गया। और फिर इन दोनों लड़कों का एक भाई है अफजल कोहिस्तानी, जिसने कि ये केस को मुस्तकिल परसू करने की कोशिश की, तमाम तर धमकियों और नामुसाइद हालात के बावजूद उसे भी गुज़िश्ता माह एबटाबाद में कत्ल कर दिया गया। तो इस तनाजुर में सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसने फ़रज़ाना बारी को बुलाया था।
फरजाना बारी ने कायमा कमेटी को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की साबिक़ हुक्मरान जमात अवामी नेशनल पार्टी और सूबाई पुलिस कोहिस्तान वीडियो केस में जो मुलव्विस लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है और ख़ुद मेरी जान को भी ख़तरा लाहक है। डॉक्टर फरजाना बारी ने कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी ज़िम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा पुलिस होगी। उन्होंने इंसानी हुकूक़ की कमेटी को बताया कि 2012 में जो उस वक्त के चीफ़ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उन्होंने कोहिस्तान वीडियो केस की तह तक पहुँचने के लिए एक तहक़ीक़ाती कमीशन क़ायम किया, जिसमें मेरे अलावा यानी फरजाना बारी के अलावा अवामी नेशनल पार्टी की रुकन असम्बली बुशरा गौहर, उस वक्त के सूबाई वज़ीर इत्तलात मियाँ इफ्तिखार हुसैन और सवाबी की सेशन जज मुनीरा अब्बासी भी शामिल थीं। तो ये जो कमीशन है फिर कोहिस्तान गया जहाँ ये वाक़या हुआ था, तो वहाँ की जो पुलिस है उसने 2 लड़कियों को हमारे कमीशन के सामने पेश किया और ये कहा कि ये हैं वो लड़कियाँ जिनके बारे में ये उड़ी हुई है कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है। तो जो बुशरा गौहर साहिबा थीं और जो जज थीं मुनीरा अब्बासी, उन्होंने भी तस्दीक की कि हाँ ये वही लड़कियां हैं जो वीडियो में नज़र आ रही हैं। लेकिन बकौल फरजाना बारी मैंने इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं किया और उन पुलिस के इस दावे को चैलेंज किया। लेकिन बाद में चीफ़ जस्टिस ने ये जो कोहिस्तान वीडियो केस है इसको दाखिल दफ्तर करते हुए कहा कि अगर नए हक़ाइक़ सामने आए तो ये केस दोबारा भी खोला जा सकता है। फरजाना बारी ने फिर हुआ ये कि वो जो वीडियो थी उसको और ये जो लड़कियां दिखाई गई थी 2, इनकी तस्वीर को बरतानिया की एक डिजिटल लैब को भेजा कि वो फोरेंसिक रिपोर्ट दे। वो फोरेंसिक रिपोर्ट ये आई कि ये जो दोनों लड़कियां दिखाई गई हैं तस्वीर में, इनकी वीडियो वाली जो लड़कियां हैं उनसे ममासलत सिर्फ एक की 14% और दूसरी की 40% है। चुनाचे उसके बाद अफजल कोहिस्तानी के जो भाई हैं उनकी हलाकत का भी सिलसिला सामने आया और ये केस अदालत ने दोबारा खोल दिया। अफजल ने इस दौरान मुसलसल पुलिस से का तहफ़्फ़ुज़ मांगा, अदालत के सामने भी गिड़गिड़ाया, लेकिन यह है कि उसे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया और वो उसे भी मार दिया गया। तो अब जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को हिदायत की है कि अफजल के जो दीगर भाई हैं कम से कम उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए और फरजाना बारी के बारे में तमाम सूबों की पुलिस जो है उसे कहा गया है कि वो जहाँ भी जाएं उनको मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो मैं ये सोच रहा था कि जहाँ अदालत की नहीं चल पा रही या नहीं चली, वहाँ सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक़ है, अल्लाह करे इसकी चल जाए। हाँ नहीं, मुश्किल है क्योंकि डॉक्टर बारी ने मुझे और जी मुबशिर हाँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सेनेट की कायमा कमेटी की थोड़ी बहुत चल रही है। आप ज़ाहिर है वो हिदायत दे सकते हैं जो बाइंडिंग नहीं होती, रिकमेंडेशन की फॉर्म में ही होती हैं। मगर एक किस्सा जो अभी सामने आया है, इब्राहिम लोनी की जो मौत हुई थी 2 महीने कबल, तो आज गुज़िश्ता माह इसी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने हिदायत जारी की थी कि उसकी FIR दर्ज की जाए, जो आज दर्ज हो गई है। तो हम कम से कम उम्मीद कर सकते हैं कि इस लेवल की अगर कायमा कमेटी कुछ हिदायत दे रही है तो कुछ ना कुछ शायद असर हो सकता है। चले, ये एक आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकती है कि अरमान लूनी के केस के पीछे पब्लिक प्रेशर भी बहुत है। यहाँ पर तो फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई क्या लैब से? वो जो अभी नहीं आई। नहीं सर, वो अभी तक दबा के बैठे हुए हैं, लेकिन ये है कि कम से कम केस रजिस्टर हो गया है। अच्छा, आज FIR जो है मैं अगेन उन पुलिस अफसर के खिलाफ केसों को थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र से देख रहा हूँ, क्योंकि अरमान लूनी के केस में अगेन एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो बैक कर रही है। यहाँ पॉलिटिकल मूवमेंट ही इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रही थी। और जो एक और जो संगीन इल्ज़ाम लगाया डॉक्टर बारी साहिबा ने, वो ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस अफजल कोहिस्तानी के कातिलों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत पुरानी गलतफहमी है जिसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। एक ख़बर आई थी और बदकिस्मती से वो डॉन में ही आई थी
कि जिसमें लिखा गया था कि डॉक्टर फरजाना बारी ने एडमिट किया है कि नहीं, जिन लड़कियों से मैं मिली हूँ ये वही हैं जो वीडियो में हैं। ये और जब भी ये केस सामने आता है सोशल मीडिया पर तो कोई ना कोई वो लिंक निकालता है कि जी ये देखें। तो आपको याद होगा कि पिछले साल क्योंकि हमने इस केस को काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया, पिछले साल डॉक्टर फरजाना बारी ने हमें ज्वाइन भी किया था, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि जी ये तो आप एक स्टोरी है कि आपने खुद कहा है कि ये वही है, तो फरजाना बारी के मुताबिक ये मिस रिपोर्टिंग थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, बहरहाल उन्होंने बार बार ये बात ज़रूर की है कि बुशरा गौहर साहिबा और मियाँ इफ्तिखार और मुनीरा अब्बासी ने जानबूझकर इस मामले को सप्रेस करने की कोशिश की है। क्यों? अच्छा ज़रा, जब पिछले महीने वो हमारे साथ बैठी थी तो उन्होंने इस बात को कहा था, और वो वाहिद खातून थी जिन्होंने अपना डिसेंटिंग नोट भी दिया था उस जुडिशल रिपोर्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई थी कि उन्हें शक है कि ये वो लड़कियां नहीं हैं। बहरहाल तो ये है सिचुएशन अगेन जो कोर्ट सके, मुझे नहीं पता अब आगे क्या होता है, आगे जो होगा तो फिर तभी बताएंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। आज दुनिया भर में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी खुशकिस्मती से अब ऑटिज्म के बारे में काफ़ी आगाही है। ना काफ़ी है अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ कदम हमने आगे बढ़ाया है। इसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूं कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद ट्वीट की है ऑटिज़म के बारे में, और ये यकीन दहानी की है कि ये हुकूमत ऑटिस्टिक बच्चों और लोगों के लिए एक बाकायदा पॉलिसी बनाएगी। अब सवाल उठता है कि ऑटिज़म है क्या, और इसके बारे में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी है और बहुत गलत फहमियाँ भी हैं, और इसका सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, मैं इतना काबिल नहीं हूँ। तो इसीलिए हमने आज दावत डॉक्टर वामिक अली को, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस करते हैं और ऑटिज़म पर इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो डॉक्टर वामिक, अगर आप हमें मुख्तसर अंदाज में बता सकें ऑटिज़म है क्या एग्जैक्टली? ओके, सो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जो कि बच्चों के जहन का डिसऑर्डर है। ये तकरीबन 1% बच्चों के अंदर पाया जाता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर बेसिकली कुछ चीज़ें आती हैं, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। जो पहली चीज़ इसके अंदर देखी जाती है वो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल, स्पीच का इस्तेमाल, इसमें मुश्किलात पाई जाती हैं। और जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जैसे इशारों से अगर आप किसी को बात समझाते हैं या इमोशनली अगर आप किसी से कनेक्ट करते हैं, तो ये बच्चे मतलब फेस के एक्सप्रेशन से आप गुस्सा हैं तो आप नाराज़ हैं तो ना तो ये बच्चे दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशन या जेस्चर्स को समझ सकते हैं और ना ये अपने अंदर के एहसासात को दूसरों को समझा सकते हैं, इजहार नहीं कर सकते हैं। तो ये मुश्किलात होती है। और जो दूसरा इसमें साथ में होता है वो इनका बहुत रूटीन या रेपिटेटिव रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर कहते हैं, जो एक ही तरह से इनकी रूटीन और हर चीज़ एक स्पेसिफिक तरीके से ये करते हैं। मतलब कि अगर 1 बजे खाना खाना है तो 1 बजे ही खाना खाना है अमूमी तौर पे जी। और अगर मतलब चम्मच भी एक ही तरह लगे हों और अगर इसमें कोई डिसरप्शन आती है तो फिर वो उसमें उनको प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका रिएक्शन बहुत हल्का सा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, अब ऑटिज़म की जब हम बात करते हैं तो अभी जिस तरह आप समझा रहे हैं इस तरह की और भी बहुत कंडीशंस होती हैं जिसके साथ आप इसको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। हाँ, आई मीन अक्सर, और मेरी फैमिली फ्रेंड ही है मेरी, 2 सालों तक उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं अपने बच्चे का नाम लेती हूँ और वो मेरी तरफ देखता नहीं है, लेकिन टीवी वो देख सकता है, बाकी सारी चीज़ों में से, लेकिन इन चीज़ों में वो लूज़ करता है। तो आप रिकग्नाइज कैसे कर सकते हैं, आप शनाख्त कैसे कर सकते हैं अगर किसी पेरेंट को फिक्र है कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, हाउ विल दे फाइंड आउट? सो अमूमी तौर पे देखें, जो इसकी एज होती है पेरेंट्स की हमारे पास लेकर आने की, वो इसी तरह से होती है 18 महीने ऑनवर्ड्स, राइट। डिपेंड करता है, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे अपने नाम को ना पहचानना, आई कांटेक्ट उतना नहीं होता जितना दूसरे लोगों के साथ होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ें अमूमी तौर पे पाई जाती है वो बहुत सेल्फ एब्जॉर्ब बिहेवियर होता है,
बहुत अपने अंदर इन्वॉल्व होते हैं, स्पेसिफिक तरीके से हाथ का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लाइन में पर्टिकुलरली बना कर रखते हैं। उसके अलावा अपने जो इमोशंस होते हैं उनको शेयर नहीं करते हैं, या अगर आप उनको कोई अपने लाइक कोई नई चीज़ दिखा रहे होंगे, जैसे आप के जहाज़ जा रहा है, जहाज़ देखो, तो वो जहाज़ को नहीं देखेंगे, राइट। तो इस तरह से ये डिफरेंसेस जो हैं वो पेरेंट्स नोट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि ये क्या हो रहा होता है, इस वजह से थोड़ा सा हमारे पास आने में डिले हो जाता है। सबसे बड़ा रीज़न जो अमूमी तौर पर लाया जाता है वो होता है स्पीच डिले। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसकी स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, वो किसी से बात नहीं करता, खामोश रहता है, तो फिर पेरेंट्स का कंसर्न तब शुरू होता है, वो तब डायग्नोज करता है, तब उनको लगता है कि ही नीड्स एवेलुएशन, यानी कि इसकी मज़ीद कोई असेसमेंट कराई जाए या देखा जाए कि इसको कोई मसला तो नहीं है। तो तब अमूमी तौर पे हमारे पास आया। अच्छा, जब पता लग गया है कि ऑटिज्म है, और जैसे आपने कहा ऑटिज्म का एक स्पेक्ट्रम होता है, माइल्डली ऑटिस्टिक भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं और सिवियर भी होते हैं। इलाज इसका कोई नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट हो सकती है, मैनेज किया, क्योर नहीं है। अगर आपके पूरे तरीके से हम जड़ से ख़त्म कर दें तो वो नहीं पॉसिबिलिटी। हाँ, लेकिन मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट जितना अर्ली हो सकता है उतना उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। यानी प्रोग्नोसिस से मतलब मेरा ये कि उतना उसका चांसेस है आगे फ्यूचर में चीज़ें बेहतर तरीके से करने की। अच्छा, जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद बहुत गलत फहमियाँ हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें इस ब्रेक के। वेलकम बैक जी। बात हो रही है ऑटिज्म के बारे में डॉक्टर वामिक अली के साथ। तो डॉक्टर वामिक, आप बात कर रहे थे कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है। सो ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट में मेडिकेशन का कोई खास रोल नहीं है, राइट। सो ट्रीटमेंट के लिए आपको जितना जल्दी हो, अर्ली इंटरवेंशन हम कहते हैं, जितना जल्दी हो पॉसिबल उनकी थेरेपी स्टार्ट करा दें। किस किस्म की थेरेपी? सो थेरेपीज ऑक्यूपेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है, एंड ABA अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी, जो कि बिहेवियर थेरेपी होती है। स्पीच थेरेपी का जो सबसे ज़्यादा रोल है, स्पीच थेरेपी को हमें जितना ज़्यादा क्या कहते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल हमें स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पीस हमारा जो है ASD के अंदर वो है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन को हमें इम्प्रूव करने के लिए स्पीच पे काम करने की ज़रूरत है। स्पीच सिर्फ स्पीच नहीं होती, स्पीच लैंग्वेज भी होती है, एंड अगर मतलब इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। आप जितना बेहतर तरीके से अपने आप को समझा सकेंगे, उतना बेहतर तरीके से जो है वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, और अगेन फ्रॉम पर्सनल, नॉट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ मेरे जानने वाले हैं, उनके बच्चे ऑटिस्टिक थे, और उन्होंने स्पीच थेरेपी कराई, ठीक है, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, कोई जाहिर फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर उन्होंने वो बंद कर दी। कि ये रिकमेंडेड है, मतलब क्या कोई टाइमलाइन होती है इसमें कि इतनी देर के बाद बंदे आपको इम्प्रूवमेंट देखनी चाहिए? सो एज सच कोई टाइमलाइन नहीं होती, राइट। स्पीच थेरेपी के अंदर के आप काम कराते रहें, अगर 1 महीना, 2 महीना या 4 महीने के अंदर भी रिजल्ट नहीं आता, तो स्टिल रिकमेंडेड है कि आप स्पीच थेरेपी कंटिन्यू रखें, राइट। एंड स्पीच थेरेपी में सिर्फ स्पीच नहीं होती, दे ऑल्सो टेल यू देयर आर अदर वेज जो कि आपको वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भी, लाइक देयर आर पैक्ट्स, एक होता है स्पेशल तरीके का जिसमें पिक्चर एजुकेशन करा के दे हेल्प यू हाउ टू कम्युनिकेट। क्योंकि देखिए, कम्युनिकेशन का पीस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे आपकी बात कोई ना समझ सके, तो आफ्टर अ वाइल आप भी फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। जैसे मुझे आप चीन में फेंक दें, मैं आपको अगर चीन में भेज दूँ, और चीन में अगर चीन वालों को उर्दू और इंग्लिश नहीं आती, और आपको इंग्लिश, आपको चीन नहीं आती, तो कुछ अरसे बाद आपकी बात अगर कोई नहीं समझेगा तो आप भी दीवारों पर सर मारेंगे, राइट। तो इसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन लेवल तभी डेवलप होता है जब उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कि वो अपनी बात को, अपनी परेशानी को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, और जब कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगी, जिसकी वजह से बिहेवियर प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट जी। तो अगर मैं इसको बिल्कुल एक लेमैन की तरह से देखूँ कि एक ऑटिस्टिक दिमाग और मेरे दिमाग में शायद इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन वायरिंग थोड़ी हमारी मुख्तलिफ होती है, आप कह सकते हैं, ऐसे है। क्योंकि एक चीज़ देखिए, और ज़ाहिर है कि ये अब एक मिथ नहीं बनाना चाह रहा कि जी अगर आप ऑटिस्टिक हैं तो आपके अंदर कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी ज़रूरी होगी, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि मैथमेटिकल स्किल्स, अक्सर हमने देखा है कि इनक्रेडिबल पेंटिंग स्किल्स। अभी पिछले हफ्ते ही लाहौर में एक ऑटिस्टिक आर्ट की एग्जिबिशन भी हुई थी, ये क्या सिलसिला है? सो देखिए, ऐसा है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अगर विदाउट एनी अदर डिसऑर्डर, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर या एनी अदर डिसऑर्डर के बगैर अगर सिर्फ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो, तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। सो
मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, टैलेंट की बात करें, स्किल की बात करें। हाँ, सो उसमें ये होता है कि बिकॉज दे आर हाइपर फोकस एंड दे, और उनका अगर IQ नॉर्मल है तो देन दे कैन डू वंडर्स। उसमें मतलब वो एक चीज़ को पकड़ लेते हैं और फिर उसके अंदर अगर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए एक चीज़ के अंदर तो वो उसके अंदर दे कैन डू वंडर्स, क्योंकि उनकी वैसे भी उस चीज़ के अंदर नॉलेज जो है वो बहुत, फिर उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपका वो रिस्ट्रिक्टिव उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो उसकी हर डिटेल और हर चीज़ को जो है ना वो समझ लेते हैं और फिर उसके अंदर घुस जाते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है कि वन लाइनर, क्या डायबिटीज़ की तरह ऑटिज्म भी मैनेज हो सकता है, मैनेज? हाँ जी, मैनेज हो सकता है, लेकिन जितना जल्दी हम इसकी मैनेजमेंट करें और जितना जल्दी डायबिटीज में भी ऐसा ही है जी, बेहतर है। अगेन आई एम सॉरी, बहुत कम वक्त था हमारे पास, मुझे पता है कि बहुत बड़ा मौजू है। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी ऑटिज्म सपोर्ट ग्रुप्स बहुत हैं। ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर है रावलपिंडी में, ऑटिज्म सोसाइटी है पाकिस्तान में। अगर आपके कोई लव्ड वन में ऑटिज्म है या आपको शक है तो आप प्लीज़ इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।